तो गाइस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेताजी का चश्मा, तो इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो इस चैप्टर के समरी को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और एक नगर पालिका थी। जो नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे कभी सड़कें पक्की करवा दी, तो कभी शौचालय बनवा दिया, या फिर कभी कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब क्योंकि बजट ज़्यादा था नहीं, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी थी, बस कमी एक चीज़ की थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये तो अच्छा आइडिया है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा। जब वो तीसरी बार आए उस कस्बे में तो उन्होंने देखा कि कोई नया चश्मा लगा हुआ है। तो इस बार वो पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को बहुत ख़राब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वे नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा, और जब कोई ग्राहक वैसा ही फ्रेम की डिमांड करता होगा तो मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम उसे दे देता और मूर्ति पर कोई नया फ्रेम लगा देता। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या फिर वे आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। तो पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है, इसलिए ऐसा काम करता है। तो हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते अच्छा नहीं लगा। तो कैप्टन को देख के उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वह एक बूढ़ा लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस में टंगे ढेर सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविक यानी असली नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बात करने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर बहुत सारे चश्मे लगते हुए देखे थे, परंतु एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। तो उन्हें यह बात जानकर बहुत ही दुख हुआ। 15 दिन के बाद जब कस्बे से वो दोबारा गुजरे तो सोचा कि इस बार वहाँ पे नहीं रुकेंगे, इस बार पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की ओर तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही मूर्ति पर पड़ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ छोटा चश्मा लगा है, जैसे बच्चे खेल खेल में बनाते हैं वैसे चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है। तो यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उन्हें कैप्टन की याद आई। तो गाइस यही इस चैप्टर की समरी थी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके आ रखे हैं उनका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अब इसके बाद जैसी वीडियो ख़त्म होती है तो वहाँ से लाके आप उन क्वेश्चन को पढ़ के याद कर लेना, ताकि वही आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो उसके बाद आपको वो पढ़ लेना PDF को। अब हम चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे जो है बाल गोविंद भगत। तो गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है वो है बाल गोविंद भगत, और इस चैप्टर के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था और ये बिहार के जाने माने लेखकों में इनका नाम आता है। तो हम लोग अपने चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कुछ इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद यानी मीडियम साइज के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे।
वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल ही कम पहनते थे, मतलब सादे कपड़े पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। तो कबीर पंथी वो लोग हैं जो कि कबीर को फॉलो करते हैं, जो कबीर जी की दोहे को या फिर उनकी पद्धति को फॉलो करते हैं, उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मानों में साधु थे, मतलब वो गृहस्थ मतलब जो घर बार में रहते हैं पर फिर भी वो साधु की तरह अपना कार्य करते थे। उनकी जो दिनचर्या थी, जो उनका डेली रूटीन था, वो एक साधु की तरह था। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और एक पतोहू, मतलब एक बेटा उनकी और एक उनकी बहू थी। वे कबीर साहब को मानते थे, किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते और ना ही बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता था, पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों के अंधियारे में उनकी खंजरी बजती। खंजरी एक प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। जब सारा संसार सोया होता, सारा संसार मतलब जब पूरा गांव सोया होता, तब उनकी संगीत जागता था, तब वो अपना गाना मधुर गाते थे। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे अहले सुबह मतलब कि जल्दी सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते, मतलब एक ऊंची जगह पर अपनी खंजरी अपना इंस्ट्रूमेंट लेके वो गाना गाना स्टार्ट कर देते थे और अपना गाना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू के हाथ से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह करने का आदेश दिया, परंतु बहू जाना नहीं चाहती थी। साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। जो बहू थी वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वह उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक ना चली। बाल गोविंद भगत ने कहा कि अगर वो नहीं गई तो वह खुद घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते, मतलब बहुत किलोमीटर दूर थी, फिर भी वो पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास पर, मतलब जब जाते घर से तब खाते थे और जब घर से वापस आते थे तभी खाते रहे। बाकी पूरे रास्ते वो उपवास पर, वो व्रत पर रहते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, किंतु वे व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी थी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए, मतलब लोगों ने मना करने की कोशिश की परंतु उन्होंने वे नहीं माने। एक दिन शाम में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। मतलब एक दिन उन्होंने शाम में गाना गाया, पर जैसे कि वो रोज़ सुबह सुबह गाना गाते थे तो सुबह वाला गाना किसी ने नहीं सुना। जब जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो गाइज़ ये पूरी समरी थी इस चैप्टर की। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि जो बाल गोविंद भगत थे वे कबीर पंथी थे, मतलब कबीर की दोहे को, कबीर की राह पर चलते थे, कबीर को फॉलो करते थे। जो इस चैप्टर के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से रखे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आ पाओ।
जो हमारा अगला चैप्टर है वो है लखनवी अंदाज, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वे हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब में हुआ था। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, बहुत से उपन्यास लिखे हैं, बट आज की इस वीडियो में जो आज का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लखनवी अंदाज। तो बिना कोई टाइम पास के उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। जो ट्रेन थी पैसेंजर, वे खुलने ही वाली थी, मतलब चलने ही वाली थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह अकेला यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब जो नवाब था उसे शायद ये लग रहा था कि कोई उसे सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए ही खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। कनखियों मतलब तिरछी नज़रों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरककर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु एक बार वे मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। मतलब लेखक ने दूसरी बार कहा कि उनका पेट खराब है इसलिए वे खीरे को नहीं खाएंगे। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे के स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते गए और फेंकते गए। सारी फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौली से हाथ और ओठों को पोंछा, फिर गर्व से लेकर की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। मतलब चैप्टर कुल मिला के चैप्टर इस प्रकार है कि इस चैप्टर से हमें एक और सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई बहुत ही अच्छा आइडिया हो या फिर हमारे पास बहुत ही अच्छे कोई कैरेक्टर हो तभी हम कोई स्टोरी लिख सकते हैं। बिना अच्छे आइडिया के और बिना अच्छे कैरेक्टर के भी हम लोग अच्छी एक स्टोरी बना सकते हैं जो कि लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। इसी प्रकार आप जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना कि यार जो भी लास्ट के दिन बचे हैं उसमें अगर मैं अच्छे से पढ़ लूँ तो मैं भी एक अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, मैं भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो अगला चैप्टर जो हमारा है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में बस्ती जिला जो कि उत्तर प्रदेश में आता है उसमें हुआ था उनका जन्म। उन्होंने जो अपनी शिक्षा ली थी, जो हाई स्कूल, वो उन्होंने इलाहाबाद यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो हायर स्टडीज़ थी उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी। तो जो ये चैप्टर हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसकी समरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेखक ने जो ये चैप्टर है, लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। तो मतलब इस चैप्टर में हम लोग फादर बुल्के के जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो जो फादर बुल्के थे उनका जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विविधत शिक्षा ली। मतलब जो पादरी होते हैं, जो कि चर्च में होते हैं फादर, उनकी उन्होंने शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। फादर बुल्के भारत आ गए।
बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते। मतलब पादरी का जो हमारे बुल्के साहब थे, उनका एक मित्र था रघुवंश, तो अपनी चिट्ठियाँ उसको हमेशा दिखाते। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9 से 10 वर्ष वो दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन किया। मतलब कि 10 साल उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से उन्होंने एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में सन 1950 शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। मतलब कि 1950 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज की हिंदी तथा संस्कृत विभाग के वे अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, मातरलिंग एक बहुत अच्छे वो आर्टिस्ट हैं, तो बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। मतलब जो मातरलिंग ने ब्लू बर्ड नाम से नाटक लिखा था, उसका उन्होंने एज इट इज़ नीला पक्षी नाम से हिंदी में उनका रूपांतरण किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। मतलब बाइबल का भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश मतलब डिक्शनरी भी उन्होंने तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए थे। मतलब भारत में उन्होंने अपना ज़्यादातर समय बिताया है। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ। मतलब जो हमारे लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका जो परिचय बुल्के साहब से वो इलाहाबाद में हुआ था। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखनी थी। मतलब जो बुल्के साहब थे वो सोचते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी होते। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। तो जब हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई थी, तो बुल्के साहब ने उन्हें सांत्वना दी थी। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। तो जहरबाद मतलब फूड पॉइजन से उनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान ना होने से अफसोस हुआ। मतलब दिल्ली में ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, बट उनको लेखक की बीमारी, जो फादर की बीमारी थी फादर बुल्के की, उसका उन्हें ज्ञान नहीं था लेखक को। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले गए। वहां उपस्थित लोगों ने जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। मतलब जब उनके कब्र पे बहुत सारे लोग जो कि फेमस पर्सनैलिटीज़ थी वो थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोइना ने मसीही मतलब क्रिश्चियनिटी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया। मतलब लेखक के अनुसार फादर बुल्के ने सभी को अच्छा ज्ञान दिया, सभी को अमृत पिलाया, मतलब सभी को अच्छी वचन दी, अच्छी नॉलेज दी। फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। मतलब कि लेखक द्वारा सोचते हैं कि ईश्वर ने जो उन्हें फूड पॉइजन देकर जो उनकी मृत्यु हुई वो एक गलत था। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबको होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो जो लास्ट लाइन मैंने आपको बोली है ना कि लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है, मतलब जो लेखक है हमारे वह फादर बुल्के को एक वृक्ष के समान मानते हैं जो कि अपनी घनी छाया से, अपने फल से, अपने फूल से और गंध से
सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। मतलब कि लेखक मानते हैं कि फादर बुल्के एक ऐसे वृक्ष के समान थे जो कि सबको अपनी घनी छाया से आनंद देते हैं, अपने फल से आनंद देते हैं, अपने फूल से, और अपनी जो गंध मतलब कि उनकी खूबसूरती, उनके वचनों की जो खूबसूरती थी उससे सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मतलब कि जो फादर बुल्के थे वे एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट दिया था और वे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधार कर गए इस जीवन से। तो गाइस जो हमारी क्षितिज बुक है उसके सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं। मतलब इस बार आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स की हमने समरी कर लिए हैं। तो लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क लगता है। आपको 15 मिनट की वीडियो के पीछे 1-2 घंटे की मेहनत होती है। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को अगर आप लाइक कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इस 1 महीने में जो लास्ट के 30 दिन बचे हैं मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी दोस्त हैं ना आपके, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यार उनका भी फ़ायदा हो, है ना, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होना चाहिए ना, सबको सेम कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, द एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।